नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र से एक तस्कर को 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस बात को लेकर सीईओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि गिरफ्तार हुआ अभियुक्त अंकित मलिक उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ पहले भी डोईवाला थाने में 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का अभियान चल रहा है नशा मुक्त उत्तराखंड, उसी के तहत लगातार जो है नशे की विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। और डोईवाला पुलिस द्वारा 2 किलो 400 ग्राम गांजा पकड़ा गया। इसमें जो अभियुक्त है अंकित मलिक, वो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इसमें ये किससे खरीद के लाए और कहाँ ये बेचते हैं, इसकी जांच की जा रही है। इसके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमे डोईवाला थाने में दर्ज हैं। तो हम आगे भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस गिरोह के साथ मिले हुए हैं और इनके साथ काम करते हैं। अच्छा सर, उसको लेकर रहता हूँ चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। और इस बीच ऋषिकेश में एक महिला का 1 लाख रुपए से भरा बैग खो जाने के बाद उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बैग ढूंढकर महिला को वापस किया। और इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से बैग को ढूंढकर महिला को सुपुर्द कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ गैंग सक्रिय हैं जो घाटों पर टप्पेबाजी कर लोगों का सामान गायब करते हैं, जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और इतनी भीड़ भाड़ में कभी उनका बैग जो है तो गायब हो जाता है या कहीं छूट जाता है। इसको देखते हुए जैसी शिकायत आती है तो हम वहाँ की सीसीटीवी फुटेज या अन्य जानकारी करते हैं। और इसी तरह के प्रकरण में महिला चूंकि कैश लेकर यहाँ पर आई थी, यात्रा में लोग कैश लेकर ज्यादा चलते हैं, कहीं उनको जरूरत पड़े और वो कैश गायब हो गया तो बहुत परेशान थी, तो उसको बैग को तलाश करके उनको सुपुर्द किया गया। साथ ही साथ ऐसे जो गैंग भी सक्रिय है, छोटे मोटे जो टप्पेबाजी कर लेते हैं, महिलाओं के घाट पर कब सामान गायब कर लेते हैं, ऐसे भी लोगों को 10 लोग को भी अरेस्ट किया गया। तो पूरी नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है कि कैसे भी तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अगर उनका कोई सामान या कोई चीज गायब होती है तो उसको भी कोशिश करके तलाश करके उनको सुपुर्द कर दिया जाए। दिनेशपुर में थाना अंतर्गत जयनगर से एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। और साथ ही जिसमें से 2 व्यक्ति के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। दोनों व्यक्ति लाल कुआं के हैं और दोनों के ऊपर इससे पहले कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिनेशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध शराब बनाने वाले फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और साथ ही पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी है। और कई पेटियों में अवैध शराब को बरामद किया गया। एसटीएफ, स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिनेशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और इस दौरान अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। एसटीएफ, स्थानीय पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार उत्तराखंड में अवैध शराब को लेकर, नशे को लेकर अभियान जारी है और इसी को लेकर दिनेशपुर में अवैध शराब बनाने वाले फैक्ट्री पर छापेमारी।
ये बेसिकली लगातार इसमें संयुक्त कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं, जिसमें अवैध रूप से देसी या अन्य प्रकार की जो अवैध शराब है उसको बनाने के जो भी लोग जिसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहते हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि एसटीएफ और थाना दिनेशपुर और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और बड़ी मात्रा में इनसे नकली देसी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। और इस पकड़ से डेफिनेटली जो है नकली शराब बनाने का जो कारोबार है उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी। और साथ में जो इसमें 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे प्रॉपर, और इसमें एक्साइज एक्ट और आईपीसी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हल्द्वानी में रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां घूमने के नाम पर नदियों में नहाने, पिकनिक मनाते हुए बरेली, रामपुर और मुरादाबाद और साथ ही हल्द्वानी के सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और इस दौरान पकड़े गए सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि तीर्थ और धाम होने के चलते यहां पर अराजकता फैलाने और नशा करने अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही है और जिसके आधार पर पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। जो हमारी तहसील को अभी तक 12 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली के मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली अभी तक हम कर चुके हैं। इस समय हम लोग लगभग 30% का मानक पा चुके हैं, जबकि हमें 10% वसूली इस महीने तक जो हमारा लक्ष्य था वो करना था। तो वसूली ठीक चल रही है। इसके अतिरिक्त जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ हम लोग अब चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उनका इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद उनकी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ सफाई स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पे हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी नदियां हैं इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेके लोगों की आस्थाएं भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। इसमें अभी पिछले 2 दिनों में जो कार्रवाई हुई है इसमें लगभग हमारे 72 जो हैं पुलिस एक्ट के चालान किए गए हैं, जो भी लोग हैं जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा 45 MB एक्ट के चालान किए गए हैं और 4 गाड़ियाँ सीज भी करी गई हैं। हल्द्वानी में रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र से अराजकता फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और यहां नदियों में नहाने, पिकनिक मनाते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी के सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया है और साथ ही सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ सफाई स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पे हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में। नदियां हैं इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेके लोगों की आस्थाएं भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। इसमें अभी पिछले 2 दिनों में जो कार्रवाई हुई है इसमें लगभग हमारे 72 जो हैं पुलिस एक्ट के चालान किए गए हैं, जो भी लोग हैं जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा 45 MB एक्ट के चालान किए गए हैं और 4 गाड़ियाँ सीज भी करी गई हैं। आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। चलिए, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है,
ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है और जिसके कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो और इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था हो रही प्रभावित। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर पार्क करने की जगह नहीं, पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां पार्क करनी पड़ रही हैं और लगातार हल्द्वानी में पार्किंग की जो समस्या है वो बनते जा रही है। यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है, जिसको देखते हुए लगातार सड़कों पर पार्किंग की जा रही है, सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, गाड़ियों को सड़कों पर ही खड़ा किया जा रहा है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वाहन चालक काफी ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ती है और सड़कों पर ही अपने वाहन को खड़ा करना पड़ रहा है। सड़कों पर अपने वाहनों को खड़ा करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हल्द्वानी में पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। रविवार की शाम को तेज आंधी के चलते गुरुद्वारा मार्ग के समीप लगा पोल डिग्री कॉलेज की दीवार पर जा गिरा और गनीमत रही कि वो पोल किसी के ऊपर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आपको बता दें कि काफी लंबे समय से वो पोल गला हुआ था और जिससे समय रहते बदला नहीं गया और उसके बराबर में एक जो अब गिरने की कगार पर है। विद्युत विभाग एसडीओ मयंक भट्ट ने बताया कि गले हुए खंभे को बदलने का काम किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि तेज आंधी के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली बाधित हुई है और जिसमें मरम्मत का कार्य लगातार किया जा रहा है। टनकपुर क्षेत्र में तेज आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से जो पोल है वो गिर गया और जैसा आप बता रहे हैं कि जो पोल है, एक दो पोल और हैं ऐसे, तो उनको अभी बदलने का कार्य किया जा रहा है। ये हमारी संज्ञान में आ चुका है। की तस्वीरें हैं जहां पर डिग्री कॉलेज में हुआ हादसा और साथ ही तेज आंधी में दीवार पर पोल गिर गया और साथ ही जिससे बिजली बाधित रही। डिग्री कॉलेज में हुआ हादसा, टनकपुर की तस्वीरें हैं। तेज आंधी में दीवार पर गिरा पोल। डिग्री कॉलेज में हादसा हुआ, टनकपुर की तस्वीरें हैं। तेज आंधी में
दीवार पर गिरा पोल और खराब मौसम के चलते बिजली बाधित रही। टनकपुर की तस्वीरें हैं जहां पर व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को चुनने के लिए सर्वे कराएगी और साथ ही कार्यकर्ताओं को रायशुमारी भी करेगी। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया सीटों के आरक्षण तय हो जाने के फौरन बाद से शुरू हो जाएगी। आचार संहिता के बाद सरकार आरक्षण तय कर देगी। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि 7 दिन में उन्होंने 35 निकायों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और इस बात पर विशेष फोकस रहा कि मतदान में आधिकारिक सहभागिता हो और साथ ही इसी के चलते अभियान में सुधार के लिए अपना सक्रिय योगदान दे। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि विगत निकाय परिणामों के रिकॉर्ड सुधार लाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही पार्टी ने पिछले चुनाव में 8 से 6 नगर में जीत दर्ज की और साथ ही निगमों के साथ नगर पालिकाओं में जीत का लक्ष्य तय किया गया। पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़े, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ चुनाव यथा समय हो, इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी की है। हर वर्ष उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस साल प्रदेश में वनाग्नि ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वनाग्नि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई गई। वहीं मुख्य सचिव को भी कोर्ट में पेश होने की बात कही गई और साथ ही वन अधिकारियों को चुनाव में ड्यूटी लगाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फायर कंट्रोल के लिए फंड की कमी से लेकर वन विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से बेहद नाराजगी जताई और साथ ही इसका समाधान निकालने की भी जरूरत बताई। और सही बात कही है, सरकार अपने कर्तव्य पथ से डगमगा रही है। सरकार को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या काम होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश मंत्री या तो चुनाव में व्यस्त हैं या राजनीति करने में मस्त हैं। उनको राज्य के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, उनको नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनको राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आपस की खींच। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं,
भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन से होने के चलते उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस आए और इस बात को लेकर उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई यात्री दर्शन नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई यात्री बिना पंजीकरण के दर्शन करने के लिए आने के हिमाकत करता है और साथ ही उनकी वजह से अव्यवस्था हो रही है। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ये स्थिति सामने आई थी और उसके कई कारण थे। एक कारण तो था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। दूसरा कारण ये था कि जो मुझे वहां के से जानकारी मिली, कुछ यात्रियों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई हुई थी और उनको हेलीकॉप्टर की बुकिंग, उसका आप जानते हैं, उसका समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है। यदि उस भीड़ में उनका समय जाया होता तो शायद उनकी वो बुकिंग कैंसिल होती या उनको जाने में दिक्कत होती। तो उस नाते उन्होंने दर्शन यहाँ न करके अपने हेलीकॉप्टर में जाना उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि यात्री जो इतनी दूर दूर से आ रहा है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा है। यदि किसी कारण से वो दर्शन नहीं कर पा रहा है तो ये वास्तव में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं डगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों की ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसे देख विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुगम संचालन मॉनिटरिंग के लिए 3 सचिव अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ तमाम विभाग अलर्ट मोड पर हैं और चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा की तैयारी पूर्व में लेनी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने कहा पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रही, उनकी यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। जब व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई तो अब सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। तीन सचिव अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा पर विपक्ष का वार, लगातार सुगम संचालन की हो रही मॉनिटरिंग। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और साथ ही चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही 3 सचिव अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और चारधाम यात्रा पर विपक्ष लगातार वार कर रहा है। सुगम संचालन की मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इसी को देखते हुए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी हो रही है। यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं। कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। व्यवस्था तो पहले कर रही थी सरकार ने, चारधाम की जो व्यवस्था होनी चाहिए उससे नहीं किया, उसका परिणाम आज आपके सामने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वामी नारायण घाट पर नहाने पहुंचा एक एनआरआई गंगा में बह गया और जिसके बाद एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया। फिलहाल एनआरआई का कुछ पता नहीं चला। मुनि किरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि कुछ दिनों पहले 59 वर्षीय एनआरआई प्रेगन लंदन से
चुके थे और साथ ही बता दें कि सुबह प्रज्ञेश्वर अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्वामीनारायण गंगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे और नहाने के दौरान प्रज्ञेश अचानक गंगा में तेज बहाव की चपेट में आ गया और बह गया और पत्नी और बेटे ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।